Good morning, students. Our next topic is the abolition of slavery, means Das Pratha ka Ant. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. मतलब फ्रेंच कॉलोनीज जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ से स्लेवरी को ख़त्म करने का जो मेन मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा वो जैकोबिन गवर्नमेंट के जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी वजह से ही स्लेवरी को ख़त्म किया जा सका। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मैरिटिंक्यू और गॉडेलोप and San Domingo were important supplies of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अब जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, कॉलोनीज इन द कैरिबियन जो आइलैंड है वहाँ की जो कॉलोनीज थी लाइक मैरिटिनिक और गॉडेलोप और सैन डोमिंगो, यहाँ से कुछ जो कमोडिटीज थी मतलब जो वस्तुएं थी जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, इन सभी की सप्लाई की जाती थी। बट द रिलुक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट अनफैमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन जो यूरोपियन लेबर थे उनके मना करने की वजह से मतलब जो प्लांटेशन बाग थे जहां पर प्लांटेशन क्रॉप ग्रो की जाती थी वहां पर लेबर की शॉर्टेज हो गई। सो दिस वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और इस लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो स्लेव ट्रेड है वो इन तीन कंट्रीज के भी मतलब इन तीन प्लेसेस के बीच चला, यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका, इन तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये जो है स्लेव चला जिसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कॉल किया गया। The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux और Nantes to the African coast. जो ये slave trade था ये 17th century के नियर अबाउट स्टार्ट हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे सेल फ्रॉम द पोर्ट्स। अब फ्रांस के अंदर जो व्यापारी थे वो इन बॉर्डेज और नैंतेस जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स क्या होता है किसी भी सी के नियर जो भी ऐसे प्लेस जहां पर किसी गुड्स को सी रूट के थ्रू आने वाली सामान को वहां से मतलब उनको उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है शिप्स के अंदर। तो वो पोर्ट्स जो हैं बॉर्डे और नैंतेस टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्सन। अब ये फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे इन लोकल जो वहां पर रहने वाले लोकल मुखिया थे, चीफ थे, उनसे इन स्लेव को खरीदते नैंते टू द अफ्रीकन कोस्ट। बॉर्डिक्स और नैंते से वो अफ्रीकन कोस्ट की तरफ इन स्लेव को लेकर जाते। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 मंथ। मतलब इन जो ये स्लेव यहाँ से इन लोकल चीफ के थ्रू मतलब खरीदते ये फ्रेंच, तो उन्हें उन पर कुछ मार्क कर देते। ब्रांडेड मतलब उनके ऊपर कुछ निशान या मार्क, कुछ निशान चिन्ह बना देते ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये किसके हैं। एंड शैकल्ड मतलब हथकड़ियां, उन्हें मतलब उनके ऊपर मार्क करके उन्हें हथकड़ियां पहनाकर टाइट बांध कर उनको शिप में डाल दिया जाता। और 3 मंथ लॉन्ग वॉयजेस अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन, मतलब कैरिबियन से अटलांटिक तक पहुंचने में जो है 3 मंथ की एक लंबी यात्रा उन्हें तय करनी पड़ती। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर। और यहाँ पर इन स्लेव्स को जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको, मालिकों को, जो जिनके बागान थे उन मालिकों को इन्हें बेच दिया जाता। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर। अब जो ये स्लेव यहाँ से मतलब स्लेव लेबर जो मतलब स्लेवों को इन कैरिबियन आइलैंड से लेकर आया गया था उनकी वजह से जो है इन यूरोपियन मार्केट्स को शुगर, कॉफी और इंडिगो इन सभी से रिलेटेड वर्क करने के लिए इन्हें स्लेव जो है मिल गए इन यूरोपियन कंट्रीज को। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियूक्स एंड नैंतेस ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब जो भी ये पोर्ट सिटीज थी बॉर्डियूक्स और नैंते, ये
दोनों सिटी जो हैं स्लेव ट्रेड की वजह से बहुत ही फल फूलने लगी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी बहुत ही स्ट्रांग हो गई। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. 18th century के नियर अबाउट जो है स्लेवरी से रिलेटेड फ्रांस में बहुत कम इसके बारे में आलोचना की गई। The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. हालांकि जो नेशनल असेंबली थी, इनमें इसके बारे में डिबेट्स बहस हुई। द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, कि जो राइट हैं वो फ्रांस के सभी लोगों को मिलने चाहिए, इसकी जो कॉलोनीज हैं वहां पर रहने वाले चाहे वो स्लेव हो सभी को मिलनी चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई भी लॉ इस तरह का पास नहीं किया गया। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि जो असेंबली थी उसे डर था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसे ये डर था कि जो ऑपोजिशन मतलब कहीं ना कहीं जो ये बिजनेसमैन हैं जो जिनका बिजनेस स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड था, मतलब जो वो बिजनेसमैन जो स्लेव ट्रेडर का वर्क ही करते थे और उनकी वजह से ही उनका बिजनेस जो है चल रहा था, तो उनके कहीं ऑपोजिशन मतलब वो कहीं उनके अगेंस्ट ना हो जाए गवर्नमेंट के, इसीलिए उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बनाया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन, मतलब जब 1794 में न्यू कन्वेंशन गवर्नमेंट आई तो उसने इन सभी फ्रेंच कॉलोनीज के जो भी स्लेव थे इन सभी को फ्री कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर, मतलब ये जो फ्रीडम थी स्लेव की ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही रही। 10 years लेटर 10 साल के बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, दोबारा से नेपोलियन बोनापार्ट जब कन्वेंशन गवर्नमेंट के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में गवर्नमेंट चली गई तो दोबारा से उसने स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज, जो ये प्लांटेशन ओनर थे उन्हें समझ में आ गया कि जो फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रो, मतलब जो फ्रीडम है वो इन स्लेव्स को मतलब इनका भी राइट है कि उनको भी फ्रीडम मिले। फ्रेंच कॉलोनीज मतलब जो भी प्लांटेशन ऑनर थे उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट के दोबारा से स्लेवरी को स्टार्ट करने के बाद जो प्लांटेशन ऑनर थे उन्हें भी इन अफ्रीकन निग्रो को अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब अपने यूज के लिए दोबारा से उनको भी एक अपॉर्चुनिटी एक चांस मिल गया इन निग्रो को स्लेव के रूप में यूज करने का, ताकि वो अपना इकोनॉमिकल जो भी स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सकें। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 और फाइनली जो स्लेवरी थी वो 1848 में जाकर फ्रेंच सोसाइटी से फ्रेंच कॉलोनीज से पूरी तरह से खत्म की जा सकी।